सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ भारतेंदु का नाट्य साहित्य। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत भारतेंदु जी से होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। मात्र 35 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना कार्य किया कि एक पूरे युग का नाम उनके नाम से ही पड़ गया। यहाँ हम उनकी अन्य विधाओं की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके नाट्य साहित्य को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर उनके नाट्य साहित्य को हमने समझना है तो उसको 4 भागों में हम बांटते हैं। जैसे आप 4 भाग यहाँ देख रहे हो। रूपांतरित सबसे पहले अनुदित यानी अनुवाद किए हुए, रूपांतरित यानी बदले हुए। ना तो हम उनको मौलिक नाटक कह सकते हैं, ना ही हम उनको अनुवाद कह सकते हैं। ऐसे नाटकों को रूपांतरित नाटक कह सकते हैं, यानी जिसमें छाया अनुवाद किया गया हो। जिसने भी अनुवाद को पढ़ा है, 3 तरह का अनुवाद मुख्य तौर पर होता है: शब्दानुवाद, भावानुवाद और छाया अनुवाद। छाया अनुवाद का मतलब जैसे फोटोकॉपी की गई हो, जैसा है वैसा का वैसा करने की कोशिश की गई हो। तीसरा है मौलिक नाटक, यानी उनके जो ओरिजिनल नाटक हैं उनको तीसरा टाइप है। और चौथा है प्रहसन, जिनको आगे एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले अनुदित नाटकों को एक एक करके देख लेते हैं। अनुदित नाटक सबसे पहले रत्नावली, इसके साथ में मैंने हर्ष लिखा है तो आप समझ जाना यह संस्कृत नाटक है और हर्षवर्धन यानी हर्ष के नाटक का अनुवाद है। इस नाटक की विशेषताएं हैं, यह गद्य और पद्य में है और इसका अनुवाद भी गद्य और पद्य दोनों में किया गया है। जैसा आप जानते हो, अनुवाद जब करते हैं तो अनुवाद जो है पूर्णतः अनुवाद नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ छूट जाता है तथा कुछ न कुछ उसमें ऐड हो जाता है। तो इसी प्रकार इस नाटक में भी जब ये मूल रचना थी और जो अनुदित रचना थी उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अगला नाटक की बात करें तो पाखंड विडंबन है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक का रूपांतरण है, ये हिंदी में अनुदित किया गया है। मात्र इसके तीसरे अंक का अनुवाद किया गया है, इसलिए इसको अंशतः यानी एक हिस्से का अनुवाद इसमें किया गया है। यह भी गद्य और पद्य दोनों में ही किया गया है। शांति, करुणा, श्रद्धा आदि मानसिक भावनाओं को इसमें पात्र बनाया गया है। जैसे हम भारत दुर्दशा में देखते हैं, रोग, आलस्य को पात्र बना है। इसी प्रकार इसमें से शांति, करुणा और श्रद्धा जैसे मानसिक पात्रों को पात्र बनाया गया है। साहित्य की परिभाषा में इस शैली को सांकेतिक या अन्योक्ति शैली भी कहा जाता है। ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है। ये यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगी, कुछ कार्य आप भी कीजिएगा। धनंजय विजय ये नाटक है, ये एकांकी है। एकांकी ऐसे नाटक होते हैं जिसमें एक ही अंक होता है। जैसा आपको पता है कि नाटक अंकों में विभाजित होता है और एक अंक के नाटक को हम एकांकी कहते हैं। यह भी संस्कृत के कांचन कवि की एकांकी है। इसका सुंदर तथा प्रामाणिक अनुवाद किया जाता है। इसमें दुर्योधन द्वारा गोहरण और विराट पुत्र उत्तर को अर्जुन यानी धनंजय की सहायता से विजय प्राप्त होती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अगले नाटक की तरफ चलते हैं, जो कि है कपूर मंजरी। पहला ऐसा नाटक है जो प्राकृत भाषा का नाटक है, जिसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। इसका मूल जो लेखक है वो कविराज शेखर जी हैं। मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने लिख दी हैं छोटा छोटा, ताकि समझ आ जाए। हास्य नाटक है, ये प्राकृत भाषा का है और कविराज शेखर जी का नाटक है। इसमें जो राजा होता है वो लंपट होता है, मूर्ख होता है। श्रृंगार के साथ साथ इसमें जो है हास्य रस का अद्भुत सम्मिश्रण किया गया है। अगले नाटक की बात करें तो मुद्रा राक्षस है। यह राजनीतिक
पर आधारित नाटक है और सर्वोत्तम अनुदित नाटक हम इसको कह सकते हैं। सर्वोत्तम अनुवाद इसका माना जाता है। राजनीतिक इसका विषय है। भारतेंदु ने नीरस वातावरण को दूर करने के लिए इसमें कुछ गीतों का समावेश किया है और इसका जो राइटर का नाम है वो विशाख दत्त है और व्यवहारिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा अनुवाद या कह सकते हैं। अगले छठे अनुदित नाटक की बात कर लेते हैं तो दुर्लभ बंधु, जो कि शेक्सपियर अंग्रेजी के जो राइटर हैं उनके नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी रूपांतरण है। इसमें पात्रों का भारतीय नामकरण किया गया है। यह नाटक भारतेंदु की मृत्यु हो जाती है और अपूर्ण रह जाता है, तो इसको पूरा करने का श्रेय राधा कृष्ण दास, जिसको भारतेंदु का फुफेरा भाई भी कहा जाता है। ये हमने बात कर ली है अनुदित नाटकों की। अब बात करते हैं हम रूपांतरित नाटकों की। रूपांतरित यानी बदले हुए नाटक। दो ही नाटक जो हैं रूपांतरित नाटक कहे जाते हैं। विद्या सुंदर या कहीं कहीं विद्या सुंदरी भी इसको नाम दिया गया है। बांग्ला का ये नाटक है और राजकुमारी विद्या और राजकुमारी विद्या और राजकुमार का सुंदर प्रेम का वर्णन इसमें है। आरंभिक रचना होने के कारण कहीं कहीं कार्य व्यापार और घटनाओं के विकास में थोड़ी सी स्थिरता आ गई है। भाषा भी उतनी ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं है। कथा प्रसंग में भी काफ़ी विषमताएं देखने को मिलती है, इसलिए हम भारतेंदु की उत्कृष्ट और सुंदर रचना इसको नहीं कह सकते हैं। छाया अनुवाद है ये, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सत्य हरिश्चंद्र सर्वाधिक प्रौढ़ या सुंदर रचना मानी जाती है। श्याम सुंदर दास जी विवादास्पद है ये, कोई इसको मौलिक नाटक मानता है तो कोई इसको रूपांतरित नाटक मानता है। तो श्याम सुंदर दास जी इसको मौलिक नाटक मानते हैं। हरिश्चंद्र की प्रौढ़ रचना है और चंड कौशिक का ये मौलिक कृति न होकर उसका अनुवाद माना जाता है। संस्कृत नाटक का छाया अनुवाद बाबू श्याम सुंदर दास और मैं बता चुकी आपको ब्रजरतन दास जी से छाया अनुवाद न मानकर भारतेंदु की मौलिक रचना मानते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ एक अंतर देखने को मिलता है, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये चंड कौशिक में 5 अंक हैं, लेकिन जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है उसमें केवल 4 अंक हैं। और दोनों का जब आदि और अंत होता है तो दोनों का अंत और आदि आरंभ और जो अंत है दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे सत्य हरिश्चंद्र का आरंभ इंद्र की ईर्ष्या से होता है, वहीं विश्वामित्र की उपेक्षा और परीक्षा लेने से उत्तेजित हो जाता है, तो श्राप से चंड कौशिक की शुरुआत होती है। तीसरा मुख्य अंतर इसमें ये माना जाता है कि हरिश्चंद्र की कुछ घटनाएं पात्र संस्कृत नाटक में बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे संस्कृत नाटक में विश्वामित्र की तपस्या, विदूषक राजा रानी की बातें, अनेक घटनाएं हरिश्चंद्र में देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ एक घटनाएं राजा हरिश्चंद्र में ऐड कर दी गई हैं, इसलिए इसको हम रूपांतरित नाटक कहें तो ये ज़्यादा ठीक होगा। आगे हम मौलिक नाटकों की बात कर लेते हैं। मौलिक नाटकों में पहला जो नाटक है वो प्रेम जोगिनी यानी यथार्थवाद पर आधारित है। सर्वप्रथम और उत्कृष्ट नमूना इसको कह सकते हैं। यह नाटक भी अपूर्ण है और इसमें सभ्य समाज की बुराइयों पर भारतेंदु ने बेधड़क होकर उसका सामना किया है। प्रेम जोगिनी में जो तत्कालीन समाज में फैले हुए दुर्व्यवहार का पूर्व चित्र उसमें दिखाने की कोशिश की है। चंद्रावली में परम वैष्णव भावना और श्रृंगार का सच्चा आदर्श स्वरूप में देखने को मिलता है। प्रेम की जो विरह अग्नि में तपकर निस्वार्थ और दिव्य हो जाता है, उस नाटक में दिखाने की कोशिश की है। भारतेंदु के कवि रूप इस नाटक में हमें उभर कर सामने दिखाई देता है। अगले नाटक की बात करें तो भारत जननी है। यह नाट्य गीति नाट्य है। ओपेरा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। राष्ट्र प्रेम और जागृति की प्रेरणा इस नाटक के माध्यम से की गई है, यानी राष्ट्रीय प्रेरणा, राष्ट्रीय भावना की से ओतप्रोत
इस नाटक को कह सकते हैं। अगले नाटक की बात करते हैं तो भारत दुर्दशा, जो कि राजनीतिक नाटक है। भारत के पतन और उसकी दुर्दशा को सांकेतिक ढंग से प्रदर्शित इसमें किया गया है। प्राचीन गौरव को दिखाकर उद्बोधन की प्रेरणा इससे मिलती है। प्रबोध चंद्रोदय की तरह ही इसमें मदिरा, रोग, भारत दुर्दशा जैसे मानवीय पात्रों को, यानी नाम ऐसे पात्रों के बनाए हैं। अगले की बात कर लेते हैं, नील देवी। भारतेंदु का सर्वप्रथम वियोगांत, यानी जिसमें सुखद या दुखद नाटक की शुरुआत हम इसको कह सकते हैं। आर्य महिलाओं का उच्च चरित्र और मुसलमानों के नीचतापूर्ण व्यवहार का समुचित प्रदर्शन इसमें किया गया है। ऐतिहासिक नाटक भी हम इसको कह सकते हैं। सती प्रताप, जो कि सत्यवान सावित्री को आधार बनाकर स्त्री के प्रताप को दिखाने की कोशिश की गई है। यह नाटक भी भारतेंदु का अधूरा नाटक है। बाबू राधा कृष्ण दास ने बाद में इसको भी पूरा किया है। 2 अधूरे नाटक हैं, सती प्रताप और मैंने पहले आपको बताया अनुदित नाटकों में दुर्लभ बंधु राधा कृष्ण दास द्वारा है। और इसके बाद प्रहसन की बात करते हैं। प्रहसन किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य में हास्य रस का समावेश किया। वह समाज की बुराइयों को व्यंग्य रूप में कहने के सदा पक्षपाती थे, यानी अंधे को अंधा कहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती, ये उनका मानना था। प्रहसन में वो हास्य रस की प्रधानता होती थी, लेकिन शांत माहौल में वो अपनी बात हंसी हंसी में कह देते थे, यानी इसको हम करारी या मीठी चोट कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। प्रहसन, पहला प्रहसन, वेद की हिंसा न बहुती। इसका अर्थ यह है, वेदों में कही हुई हिंसा, यानी जैसे यज्ञ में पशु बलि देना कोई हिंसा नहीं मानी जाती। इसका बड़ा ही सुंदर प्रहसन है। पाखंडी लोग किस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए धर्मशास्त्रों को बदनाम करते रहते हैं, इसका निरूपण बहुत ही मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण रीति से इसमें निभाया गया है। मांस भक्षियों और मदिरा पीने वालों को खूब खिल्ली इसमें उड़ाई गई। जैसे कि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार कोई भी चीज़ मान लेते हैं, जैसे मक्खी घी में गिर जाती है तो हम मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, और अगर चाय में गिर जाती तो हम चाय को ही फेंक देते हैं। तो प्रहसन में यही बात है, व्यंग्य है, मीठा व्यंग्य, मीठी चोट हम इसको कह सकते हैं। अंधेर नगरी, यह भी आपने अच्छे से पढ़ी होगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इसमें ऐसे राजा का चरित्र चित्रण किया गया है जिसके राज्य में किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है, कोई नियम व्यवस्था नहीं है, सभी वस्तुएं टके सिर बिकती हैं, यानी विद्वान और मूर्ख में कोई अंतर नहीं है। भोजन भाटों और अनाड़ी राजाओं का इसमें बड़े ही मनोरम और मनोरंजक रूप से प्रस्तुत किया है। अगले नाटक की बात करते हैं, विषय औषधम, यानी विषय ही विषय की औषधि है। जैसे आपने लोकोक्ति पढ़ी होगी, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। इसमें बड़ौदा के राजा का वर्णन है। इसमें अत्याचार और किसी कारण वो गद्दी से उतारे जाने की घटना को एक पात्र आकाश भाषित, यानी आकाश की ओर मुँह करके बोलने के ढंग से वर्णन किया है। कलात्मक दृष्टि से पहले 2 प्रहसन उत्तम हैं, शिष्ट हैं, हास्य रस से के परिपाक से भरे हुए हैं। भारतेंदु की कला को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। ये छोटा सा मैंने इसको याद करवाने की कोशिश की है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। रत्नावली, पाखंड, धनंजय संस्कृत के नाटक है। कपूर मंजरी प्राकृत का है और अंग्रेजी का दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ही पेज पे है ये, और आपको बड़ा क्वेश्चन भी आप इसका लिख सकते हो।
क्योंकि सारी जानकारी मैंने आपसे साझा इसमें कर दी है। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसको 2-3 बार देखोगे तो याद भी हो जाएगा। अनुदित, रूपांतरित, मौखिक और प्रहसन। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए सही रही होगी। प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है, ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।